इमेजिन करो कि तुम एक गेम के इतने एडिक्ट हो गए हो कि तुमने पूरे 10 साल लगा दिए बस आखिरी बॉस रूम तक पहुंचने के लिए। और अब जब तुम फाइनली वहीं पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ये सब बस एक टेस्ट था, ये जानने के लिए कि क्या तुम इस दुनिया में कदम रखने के लायक हो भी या नहीं। तो ये कहानी है हमारे प्रोटैगनिस्ट की। एक ऐसा बंदा जो हमेशा से बहुत वीक था और उसने अपना काफी टाइम हॉस्पिटल में बिताया। वो हमेशा से गेम एडिक्ट रहा है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि पहले जैसे अच्छे गेम्स अब रिलीज नहीं होते। फाइनली उसे एक फोरम मिला जहां एक नए गेम पर डिस्कशन चल रहा था। कहा जा रहा था कि ये गेम बाकी गेम से काफी अलग है क्योंकि इसमें प्लेयर को 100% मेहनत खुद करनी पड़ती है। गेम का नाम था डंजन एंड स्टोन, एक इंडी आरपीजी जो 2D ग्राफिक्स में था। शुरुआत में हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये गेम कुछ खास एक्साइटिंग नहीं लगा क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि ये गेम फ्री था, उसने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब कैरेक्टर सिलेक्ट करने का टाइम आया तो उसके सामने कई ऑप्शंस थे, जैसे ह्यूमन, ड्वार्फ, एल्फ, बार्बर्स, फेरी। लेकिन वहां एक और ऑप्शन था जिसके नीचे 3 क्वेश्चन मार्क बने थे, जो शायद रैंडम या कोई सीक्रेट कैरेक्टर हो सकता था। प्रोटैगनिस्ट ने रैंडम किसी को भी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो ये गेम ज्यादा देर तक खेलेगा, और उसने बार्बर्स चूज कर लिया। गेम को देखते ही उसने सोचा कि ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में वो ऐसा फंसा कि टाइम का पता ही नहीं चला। वो पूरी तरह से इस गेम का एडिक्ट हो गया। इस गेम में कुछ यूनिक क्लासेस हैं और कुछ पूरी तरह बेकार है। तुम्हें एक एनपीसी से अलायंस बनानी पड़ती है और जब तुम मरते हो तो सब फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। शुरुआत में ये काफी कूल था, लेकिन फिर वो बार बार मरता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने हॉस्पिटल में खेलना शुरू किया। फिर वो सिविल सर्वेंट बन गया। फिर उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जॉब भी करने लगा। मगर इन सब के दौरान भी उसने हमेशा डंजन एंड स्टोन खेला। पर फिर भी वो बार बार मरता रहा और फिर पूरे 9 साल बीत गए और अब फाइनली वो फाइनल बॉस वो में पहुंच गया। उसने एस गेट तक पहुंचने के बाद आराम की सांस ली। उसने तो जश्न भी मना लिया, ये सोचते हुए कि कोई और ऐसा नहीं होगा जिसने इस गेम को 9 साल दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था, बॉस रूम में एंटर करना है या नहीं। और जब वो यस सेलेक्ट करता है तो गेम उसे वार्न करता है कि वो शायद वापस ना आ सके और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसे एंटर करना है। ऐसा लगता है जैसे गेम उसे वार्निंग दे रहा हो, मगर हमारे प्रोटैगनिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फाइनली यस सेलेक्ट करते ही गेम लोडिंग शुरू कर देता है। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि आखिर फाइनल बॉस कैसा होगा, मगर गेम उसे बताता है कि उसने अबिस तक पहुंचकर ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर दिया है। प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है कि गेम इसे ट्यूटोरियल बता रहा है और फिर से फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि अब गेम का टेक्स्ट कोरियन में आने लगता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है, ये सोचते हुए कि उसने इतना वक्त बर्बाद कर दिया। मगर तभी गेम टारगेट कंफर्म करता है और उसके मॉनिटर से अजीब रोशनी निकलने लगती है जो उसे पूरी तरह से ढक लेती है। उसे दर्द महसूस होने लगता है और वो पूरी तरह मॉनिटर में एंगल्फ हो जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है। उसे एक आवाज आती है जो धीरे धीरे तेज होने लगती है, मुबारक हो जवान वॉरियर्स, आज तुम सभी इस पवित्र जगह को छोड़कर सच्चे वॉरियर्स बन जाओगे। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है, क्योंकि जहां देखो वहां टॉर्चेस है और उसके चारों ओर मजबूत मस्कुलर बार्बर्स खड़े हैं और ऊपर से एक बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, अपने लिए सही वेपन उठा लो। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि क्या ये गेम की कोई इंट्रोडक्शन है। उसकी बॉडी अब बिल्कुल फिट लग रही थी, जो हार्ड मसल्स और टैटूज से घिरी हुई थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब वो सच में एक बार्बर्स बन चुका है। तभी बूढ़ा आदमी फिर से बोलने लगता है। वो कहता है कि जिन्हें बुलाया गया है वो आगे आए। पहले उसने वैन यानी कैरे के तीसरे बेटे को बुलाया। वो जवान आदमी बूढ़े के पास जाकर
एक डबल हेडेड एक्स चूज करता है। इसके साथ ही अनाउंस हो जाता है कि अब वो वॉरियर बन चुका है। फिर उसने फाइनल की दूसरी बेटी एनी को बुलाया और ऐसे ही सबने अपनी अपनी आर्मामेंट्स चुननी शुरू कर दी। फिर वो कहता है, रेवडोनिया की कृपा तुम जवान वॉरियर्स पर बनी रहे। तब जाकर प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है कि वो सच में डंजियन एंड स्टोन गेम के अंदर है और वो एक बार्बर्स बन चुका है, जो कि वही कैरेक्टर था जो उसने चूज किया था। अभी वो समझ ही रहा था कि ये सब कैसे हुआ कि तभी किसी ने कहा, ये सच नहीं हो सकता। उसके बगल में खड़ा बार्बर्स पूरी तरह डरा हुआ कहता है कि वो सब डंजियन एंड स्टोन गेम में है। अब वो बस ये जानना चाहता है कि वो वहां कैसे पहुंचे। इससे प्रोटैगनिस्ट को समझ आया कि ये बंदा बाकी बार्बर से अलग है। लगता है वो अकेला नहीं है जो इस गेम में एंटर कर चुका है। तभी वो बूढ़ा बार्बर्स कहता है, किसने मुंह खोला? तुम थे क्या? प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक में चिल्लाया कि वो नहीं था और गुस्से में उस बंदे को घूरने लगा जिसने असल में चिल्लाया था। और जब वो बूढ़ा उसे देखता है और उसे कंफर्म करता है, तो ये तुम थे? वो बार्बर्स जल्दी से पूछने लगा कि क्या वो लोग डंजियन एंड स्टोन में है। तभी बूढ़ा आदमी सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका सिर काट दिया। फिर वो चिल्लाकर कहता है, कड़लिया का बेटा ईविल स्पिरिट से पोजेस्ड हो गया था। और वो बाकी बार्बर से कहता है, उस ईविल स्पिरिट के मुंह से निकली हुई सारी बात अपने दिमाग से निकाल दो और सेरेमनी को कंटिन्यू करो। इतना सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को काफी कुछ समझ आ गया। पहली इंफॉर्मेशन यह है कि जो लोग उसकी तरह गेम में एंटर हुए हैं वो ईविल स्पिरिट्स हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि अगर किसी को भी ये पता चला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और तीसरी इंफॉर्मेशन ये कि अगर उसने इसके बारे में कुछ कहा होता तो उसकी गर्दन अब तक जमीन पर लुढ़क रही होती। तभी वो बूढ़ा बोलता है, सैनिक के चौथे बेटे, आगे आओ। ये सब सिचुएशन देखकर प्रोटैगनिस्ट की हालत खराब हो गई, क्योंकि एक एक करके बाकी लोग बुलाए जा रहे थे। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रोटैगनिस्ट को अपना नाम ही नहीं पता था। तो प्रोटैगनिस्ट ने एक प्लान बनाया कि अगर नाम अनाउंस होने के 2 सेकंड के बाद भी अगर कोई नहीं आया तो वो जाएगा। तभी एक और नाम अनाउंस होता है, जडेल का बेटा बर्न। और प्रोटैगनिस्ट गिनता है, 1, 2। नाम अनाउंस होने के 2 सेकंड्स बाद ही प्रोटैगनिस्ट ने फाइनली आगे बढ़ने का फैसला किया और हमें भी पता चला कि उसका नाम बर्न है, जो कि जडेल का बेटा है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और उस आदमी को देखता है। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे हैं। बूढ़ा आदमी उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी पसंद का कोई भी वेपन चूज कर ले। वेपन्स के कई ऑप्शंस थे और जो वेपन प्रोटैगनिस्ट ने चूज किया उस पर बूढ़े को भी थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि वह लिटरली एक शील्ड थी। प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन था। इसी बीच बाहर कंप्यूटर अपने आप अपडेट हो रहा था। उसमें लिखा आ रहा था कि ऑब्जेक्ट की ओवरऑल लेवल प्लस 24 तक इंक्रीज थी और ये इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर दी गई। फिर हमें प्रोटैगनिस्ट का स्टेटस दिखा, मगर प्रोटैगनिस्ट के हिसाब से जब उसने पहली बार बार्बर्स चूज किया था तब उसने स्वॉर्ड उठाया था, क्योंकि वो तगड़ी लग रही थी। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो बार बार मरता जा रहा था, बिल्कुल नूब की तरह। यहां तक कि मॉन्स्टर्स भी कंफ्यूज हो गए थे और वो बस मरता ही जा रहा था। फिर उसने 2 हैंडेड एक्सेस, मेसेस, हैमर्स सब ट्राई कर लिया, लेकिन एंड में रिजल्ट हमेशा सेम ही था। वो बर्सर्क मोड में एंटर करता और फिर से मर जाता। फिर एक दिन वो शहर में घूम रहा था जब उसे एक शील्ड दिखी। शील्ड कुछ अलग थी। फिर उसे समझ आया कि बारबेरियन क्लास की वाइटैलिटी अच्छी होती है, जो उसे टैंक बनने के लिए परफेक्ट बनाती है। शुरुआत में इसे सीखना चैलेंजिंग था, क्योंकि शील्ड की वजह से स्किल्स सीखने में टाइम लगता था। लेकिन बाद में जब उसने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हरा ना शुरू किया तो वो लिटरली अनहार्म्ड रहता था। मतलब ये बार्बर्स पूरी तरह ओवरपावर्ड क्लास थी और इसी वजह से उसने शील्ड चूज किया। अब सेरेमनी खत्म हो चुकी थी, गेट्स खुल चुके थे
और बार्बर्स को सीधे लैबिरिंथ में एंटर करना था। जिस शहर में लैबिरिंथ है उसे राफिया कहते हैं, और लीडर के ऑर्डर पर सब अंदर की ओर दौड़ पड़े। सब एक साथ डिस्पर्स हो गए। यूनिया टेम्पररी लीडर की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। अब एनआर की दूसरी बेटी फेनल लीड ले लेती है। प्रोटैगनिस्ट बस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने अनाउंस किया कि वो भी रास्ता भूल गई है, वो उदास दिख रही थी, और प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि ये ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन वो भी ज्यादा स्टैंड आउट नहीं कर सकता। फिर उसने उसे साइड में खींचा। अब तुम सोच रहे होंगे कि वो रात के इस टाइम पर कहां जा रहा है, लेकिन तभी उसने एक ग्रुप की तरफ इशारा किया जो कि जरूर लैबिरिंथ में जा रहे होंगे, और उससे कहा, क्यों ना हम इनको फॉलो करें। फेनल को समझ आता है कि प्रोटैगनिस्ट का क्या मतलब था, और वो जल्दी से सबको बताती है कि अब उसे लैबिरिंथ का रास्ता पता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने सच में लैबिरिंथ का एंट्रेंस ढूंढ लिया, पर प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि क्या अंदर जाना सही डिसीजन होगा। वो सीरियस बार्बर्स ग्रुप को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। उसकी पूरी लाइफ दूसरी दुनिया में बीमार रहकर बीती थी, और उसने कभी फाइट्स नहीं की थी। तो क्या वो सच में अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मार सकता है? लेकिन कम से कम उसे गेम की टैक्सेस तो पे करनी है, क्योंकि डंजियन एंड स्टोन में ऐसा सिस्टम है। दरअसल 20 कमिंग ऑफ एज के बाद जो टैक्सेस पे नहीं करता उसे लिटरली मार दिया जाता है। और पैसे कमाने के दो तरीके हैं, एक तो लैबिरिंथ में एंटर करके मॉन्स्टर्स से लड़ना, और दूसरा हम्बल जॉब करना, जैसे कि बार्स, मार्केट्स वगैरह में। लेकिन यहां एक छोटी प्रॉब्लम है। वो एक बारबेरियन है, और बार्बर्स की रेप्यूटेशन है कि वो वाइल्ड और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये गेम की सेटिंग के कारण है, पर बदले में उन्हें शुरुआत से ही वेपन्स मिलते हैं। और प्रॉब्लम यहां ये है कि लैबिरिंथ सिर्फ महीने में एक बार ही खुलता है, और अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तो अभी के लिए वो यही फंसा हुआ है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़कर खींचती है। वो कहती है कि उन्हें अभी अंदर जाना होगा, क्योंकि पोर्टल छोटा होता जा रहा है। वो उससे कहता है कि वो पहले जाए, वो उसके पीछे आ जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो उसे धन्यवाद देती है। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो कहती है कि वो जानना चाहती है कि वो उसके जैसा समझदार कैसे बन सकती है, क्योंकि उसने कभी किसी बार्बर्स को इतना इंटेलिजेंट नहीं देखा, और वह भी उसके जैसा बनना चाहती है। खैर, उसे तो फिर से किसी और क्लास में पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि बार्बर्स बिल्कुल बेवकूफी होते हैं। लेकिन वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो वो बस कहता है, बस सोचो और आम इंसान की तरह एक्ट करो। वो खुशी खुशी धन्यवाद देती है, और कहती है कि अगर वो लैबिरिंथ से जिंदा वापस आता है तो वो उसे इनाम देगी। मैं भी सोच रहा हूं कि आखिर ये लड़की उसे कैसा इनाम देगी। क्या इनके बीच कुछ होने वाला है? लेकिन जो बात हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में अटक गई, वो थी जिंदा वापस आना। बार्बर्स इस गेम में मौत से नहीं डरते, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। तो प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वह भी मरने से डरती है। वो थोड़ी देर सोचती है और पूछती है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? हाँ, वो डरती है, पर वो जनजात वॉरियर है। अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो तुम बार्बर्स नहीं हो। इस बात से उसे समझ आ गया कि अब उसे लैबिरिंथ में जाना ही होगा। तो यही सही, और बार्बर्स होने के नाते उसने डर पर काबू पाना सीख लिया है, और अब वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब डंजियन के अंदर उसे सचमुच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब हम डंजियन एंड स्टोन की बात करते हैं तो प्रोटैगनिस्ट एक वेटरन है। इसका मतलब उसे पता है कि दीवारों पर क्रिस्टल्स होने चाहिए जो कम से कम रास्ते के कुछ हिस्सों को रोशन करें। तो उसे समझ में आ गया कि उसे सीधा डार्कनेस के अंदर भेज दिया गया है, और उसके 9 साल के गेमिंग एक्सपीरियंस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो वो धीरे धीरे दीवारों को महसूस करते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसे लगा कि वो बहुत धीरे जा रहा है, वो एक बियर ट्रैप में फंस गया। वो दर्द में लगभग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसे चुप रहना पड़ा, क्योंकि दुश्मन पास में हो सकता था। और गैस करो क्या?
प्रोटैगनिस्ट गलत नहीं था। देखो, वहां छोटी सी शैतानी चीज छुपी हुई है। सबसे बुरी बात यह है कि ये बड़े चालाक होते हैं। ये तभी हमला करते हैं जब आप काफी कमजोर हो चुके होते हैं। पर फिर वो खुद पर गुस्सा करता है कि वो शिकायत क्यों कर रहा है, और उसी वक्त वह चिल्लाने लगता है, सामने आओ। यही तो वो चाहता है। वो खड़ा हो जाता है, जबकि उसके पैर में ट्रैप के जख्म की वजह से कोई एहसास नहीं बचा। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गॉब्लिन को लड़ाई के लिए ललकारता है। असल में वो अब डिस्परिंग को गालियां भी देने लगता है। सबसे बुरा ये हुआ कि उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट ने क्रीचर के कदमों की आवाज सुनी, जिससे उसे समझ में आ गया कि गालियां देना वाकई असर कर रहा है। तो उसने नाटक करने का फैसला किया कि वो भाग रहा है। वो चलता है तो क्रीचर भी चलता है, वो रुकता है तो क्रीचर भी रुक जाता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट ने प्लान बदलने का फैसला किया। वो पूरी तरह से गिर पड़ता है ताकि गॉब्लिन को बेवकूफ बनाया जा सके। वो क्रीचर कुछ दूरी पर खड़ा रहता है और देखता है कि क्या वो सचमुच मर गया है, और वह चालाकी से प्रोटैगनिस्ट के सिर पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। ये हमारे बार्बर्स को पूरी तरह से गुस्से में ला देता है, और मुझे लगता है कि ये गॉब्लिन उन बार्बर से भी ज्यादा होशियार है जो लैबिरिंथ ढूंढने की कोशिश में खो गए थे। जैसे ही गॉब्लिन करीब आता है, तभी प्रोटैगनिस्ट एक बड़ी गलती करता है। वो वोर चूक जाता है, और इससे भी बुरी बात यह है कि वो गॉब्लिन को हंसते हुए देखता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर उसका खून खौल उठता है और उसका शरीर अपने आप ही हिलने लगता है। वो गॉब्लिन पर वार करता है, जो शायद उसे पूरी तरह से खत्म कर देता। और दोस्तों, यही बार्बर्स की असली ताकत है। वो पूरी तरह से पागल हो गया है। गॉब्लिन कुछ देर से लाइफलेस बस पड़ा हुआ था, लेकिन लाल आंखों के साथ वो गॉब्लिन को मारता ही जाता है। गॉब्लिन को हराने के बाद उसे +5 EXP मिला, और धीरे धीरे उस छोटे क्रीचर की लाश एक गेम की तरह गायब होने लगी और पीछे सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल छोड़ गई। ये इस गेम में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये 9वीं श्रेणी का मैजिकल जेम है, और इसकी कीमत ठीक उतनी ही है जितनी एक ब्रेड के टुकड़े की। अब ये और भी साफ हो गया कि ये वाकई एक ऐसी दुनिया है जहां डंजियंस और मॉन्स्टर्स है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जाने पहचाने लैंडस्केप्स है और अलग अलग गेम रेसेस है। वो सारी चीजें जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बहुत अच्छे से पता है। ये वही गेम है जो उसने 9 सालों तक खेला है, लेकिन अगर ये उसकी नई रियलिटी है तो उसे बस तभी पता चलेगा जब वो मर जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बस रेंगता रहता है और हर जगह केचप बिखेर रहा है, क्योंकि अब वो चलने की हालत में नहीं था। लगता है उसने पूरे 10 माइल्स रेंगते हुए तय कर लिए। एक पल तो ऐसा आया जब उसने गुफा के अंत में एक लाइट देखी, और जब वो ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला था तो उसने एक ग्रुप को देखा जो असल में उसे भी देख रहे थे। इस पॉइंट पर प्रोटैगनिस्ट ब्लड लॉस के कारण ऑलमोस्ट मरने की कगार पर था और उसके पास सिर्फ 2 HP बची थी। तभी उसे एक परमानेंट सैनिटी पॉइंट मिला। अब वो बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी कम हेल्थ की वजह से बोल नहीं पा रहा, और सामने वाला जानना चाहता है कि क्या वो बिगिनर है। पर बिगिनर के लिए यहां तक पहुंचना तो मुमकिन नहीं है। यहां प्रोटैगनिस्ट थोड़ा इरिटेट होने लगता है, इतना कि जो उसे हेल्प कर रहे हैं उनको पंच तक करने का मन करने लगता है। पर वो बंदा काम रहता है, हल्की सी मुस्कान के साथ। फिर वो पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या एरसना बार्बर्स को हील कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या इनकी टीम में अब एक प्रीस्ट है? मैं बच जाऊंगा। पर एरसना बिना किसी कारण के रिफ्यूज कर देती है। वो बंदा जो ग्रुप का लीडर लगता है, कहता है कि उसे पहले से ही यही उम्मीद थी। फिर वो एक और मेंबर से पोषण देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हैं। वो बस पूछता है कि क्या उसके पास और डिवाइन पावर नहीं बची है। पर वो कहता है कि इस पावर का हमें बाद में यूज हो सकता है, और बार्बर्स को एक पोषण दे सकते हैं। अब पोषण को वो बार्बर्स के रोटन फुट पर डालता है, और हीलिंग इफेक्ट की वजह से बॉडी
जल्दी रिजेनरेट होने लगती है, लेकिन इसके साथ दर्द भी बढ़ने लगता है। प्रोटैगनिस्ट दर्द में चीखने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका फुट बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। वो खड़ा भी हो जाता है। ऑब्वियसली ये सब मुफ्त में नहीं हुआ। अब वो बंदा इंफॉर्मेशन चाहता है कि एक बिगिनर यहां अकेले कैसे पहुंच गया। क्या उसने कोई सीक्रेट पैसेज ढूंढ लिया था? पर प्रोटैगनिस्ट के अनुसार उसे खुद भी कोई आइडिया नहीं है। वो बस रैंडम इस डंजन में आ गया। पलादिनो कहता है कि ये केवल 100 सालों में एक बार होता है। तब प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो कहता है कि पोशंस का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इस लैबिरिंथ में टाइम ही पैसा है। प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर हां, उसे सर्वाइव करके अच्छा तो लग रहा है। फिर वो लोग उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं जिस तरफ से प्रोटैगनिस्ट आया था, जहां खून का ट्रेल बना हुआ है। कुछ देर बाद पोषण देने वाला बंदा कहता है कि बार्बर्स लकी है, और ब्लड गाय अग्री करते हुए कहता है कि उसने गेम के बिगिनिंग में ये सब सहा है और ये कोई आम बात नहीं है। वुमन कहती है कि रेडहेड गाय ने पोशन का यूज नहीं करना चाहा, तो ब्लड लीडर ने प्रोटैगनिस्ट को बचाया। पोशन पोशन वाला बंदा इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन ये बोलता है कि प्रीस्ट एरसना ने भी यही किया। इससे एनवायरनमेंट थोड़ा टेंस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग हार्श वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे थे, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि बार्बर्स का खून कितना दूर तक फैला है। आर्चर सोचने लगता है कि क्या वाकई ये बार्बर्स के लिए लक था। फिर वो लोग चलते रहते हैं, और जब वो फाइनली रुकते हैं, क्योंकि उनके सामने लैबिरिंथ के दूसरे फ्लोर का पोर्टल होता है। ये देखकर ग्रुप खुश हो जाता है, और जब वो पोर्टल में एंट्री करने वाले होते हैं, तो वुमन कहती है, रुक जाओ। पूछती है कि वो जो वहां पड़ा है वो बार्बर्स की सैडल तो नहीं है ना। ओल्ड मैन पूरी एक्साइटमेंट के साथ लाइट मैजिक का यूज करता है और उस रास्ते पर कास्ट करता है जिससे वो आए थे। वहां खून का ट्रेल अब भी दिखाई दे रहा था। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। ओल्ड मैन बस लीडर से पूछता है कि उन्होंने बार्बर्स को मिले हुए कितना डिस्टेंस कवर किया है, और ब्लड गाय कहता है कि वो करीब 10 माइल्स दूर है। तब जाकर सबको समझ में आता है कि अगर ये बंदा अकेला इतना दूर रेंग कर आया है, तो इसमें मॉन्स्टर जैसी पावर है। रेड हेड तो बस ये सोचते हुए कांपने लगा कि अगर वो उस जगह होता तो क्या वो ये सब सह सकता था। असल में उसे याद आता है कि उसने देखा था कि बार्बर्स अपना राइट हैंड बढ़ा रहा था, और फिर उसने एक मैजिक जेम दिखाया। मतलब इतना दूर तक क्रॉल करते हुए, बिना ये जाने कि वो बचेगा या नहीं। उसने अपनी बार्गेनिंग टूल को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जीना चाहता था। उसके पास कुछ और नहीं था। रेडहेड तुरंत अपनी कही हुई बात वापस ले लेता है, और यहां तक कि पूछता है, उस बंदे का नाम क्या था? आज तक वो सब यही सोचते थे कि बार्बर्स बस एक पागल रेस होती है जो बस मारकाट में लगी रहती है, लेकिन वो बंदा कुछ अलग ही है। अब प्रोटैगनिस्ट पर वापस आते हैं। वो गॉब्लिन को मारता है। वो सिर्फ शील्ड और अपनी फिस्ट्स का यूज करके क्रीचर्स को मार रहा था। उसने गॉब्लिन्स के पैटर्न्स को समझ लिया। रास्ते में गॉब्लिन्स के ट्रैप्स फैले हुए थे, और अगर वो पीछे से भी आते तो प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर शील्ड से उन्हें हरा देता। इसमें बस एक प्रॉब्लम थी, उसे भूख लग रही थी। ट्राइब लीडर ने उसे खाने के लिए एक बैग दिया था, लेकिन वो फट गया था। मतलब इस तरह रेंगते हुए जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि उसने अपने साथ में से 5 ब्रेड खो दिए। अब उसे लगता है कि जो बचा है उसे बचाकर रखना होगा। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है, और वो है फटीग, जिसके लिए उसे सोना होगा। अभी फिलहाल डंजन में सोने के 2 तरीके हैं। पहला है बस सो जाओ और अपनी किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ दो। दूसरा तरीका थोड़ा इफेक्टिव है, और वो है अपना स्लीपिंग पार्टनर चुनना। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे सब मना कर देंगे, जिससे वो फिर पिस्ट हो जाता है। हालांकि इसे तो किसी भी चीज से गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे बुलाता है। वो एक बंदा है जो मुस्कुरा रहा है
और उसका नाम है हस। वो पूछता है कि क्या वह सच में रात का साथी ढूंढ रहा है, लेकिन फिर वो समझाता है कि ये बस सोते वक्त एक दूसरे की देखभाल करने के लिए है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जल्दी से हाँ कर देता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मैं हूं बायोन, सन ऑफ जानेल। तो वो बंदा उससे रोमांटिक अंदाज में हाथ मिलाता है और कहता है कि 3 होते तो और अच्छा होता, और पूरा ब्लश करते हुए पूछता है कि क्या सच में सिर्फ दोनों ही है। भाई, मुझे इस बंदे की इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही है। प्रोटैगनिस्ट का तो मन करता है इसका सिर फोड़ दे, पर वो खुद को रोकता है क्योंकि उसे कोई नाइट टाइम कंपेनियन चाहिए। वह दोनों रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं और हंस जीत जाता है, तो वो पहले सोएगा। प्रोटैगनिस्ट हमेशा की तरह पिस्ड ऑफ हो जाता है, इस बार अपनी बैड लक की वजह से। हंस कहता है, ये ले, इसे वॉच कहते हैं। जब पॉन्टर यहां पहुंचे तो मुझे उठा देना। समझ आया या फिर दोबारा समझा? ओह, कोई ड्राइंग चाहिए क्या? प्रोटैगनिस्ट कहता है, तू मुझे सच में बेवकूफ समझता है क्या? हाँ, बार्बर्स के बारे में लोगों का यही इंप्रेशन होता है। लेकिन फिर वो बंदा सच में सो गया। वही प्रोटैगनिस्ट बैठा हुआ सोचता है कि क्या वो उस बंदे का स्लीपिंग बैग मांग ले। उसे ये भी उम्मीद है कि कहीं कोई गॉब्लिन ना आ जाए। इस तरह टाइम बीतता है और फाइनली वो हंस को उठा देता है। हंस उसे अच्छे काम के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि अब उसका टर्न है 2 घंटे सोने का। पर ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट को नींद नहीं आएगी। वो किसी अननोन बंदे पर कैसे भरोसा करे? तो प्रोटैगनिस्ट थकान के मारे सोते हुए खर्राटे लेने की एक्टिंग करता है। वो सोचता है कि क्या ये बंदा उसे बीट्रे करने वाला है। वो खुद को क्लूलेस दिखाने के लिए अपनी बैक उसकी तरफ मोड़ लेता है और बस इंतजार करता है कि ये बंदा कब उस पर हमला करेगा। लेकिन उस बंदे ने कुछ नहीं किया और अब फिर से उसका टर्न था गार्ड करने का। प्रोटैगनिस्ट को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो अपनी सैनिटी खोने लगता है। सोचता है कि उस बंदे ने कुछ किया क्यों नहीं। फिर सोचता है कि उसे उस पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए था, और धीरे धीरे उसे नींद आने लगती है। वो तेज चिल्लाने की आवाज के साथ जागता है और दोनों एक दूसरे को बस घूरते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गया। हंस कहता है, पहले अपना मुंह साफ कर लो। अच्छा हुआ कि जब हम दोनों सो रहे थे तो किसी ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट कहता है, अरे सॉरी भाई, और उसे बताता है कि अगर उसे और सोना है तो सो सकता है, वो वॉच कर लेगा। लेकिन बंदा खुश होकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो सो सकता है और वह देख लेगा। प्रोटैगनिस्ट उसे थैंक्स करता है। हंस उसी स्लाई स्माइल के साथ पूरे वक्त रहता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो हंस पूछता है कि क्या वह जाग गया, और एक जायंट हैमर हाथ में लेकर पूछता है, क्या प्रोटैगनिस्ट थोड़ी और नींद नहीं लेना चाहेगा? लेकिन उसी वक्त अगर प्रोटैगनिस्ट जागा नहीं होता तो वो उसी स्पॉट पर कुचल दिया जाता। वो तुरंत कूदकर साइड हो जाता है और वो बंदा यकीन नहीं कर पाता कि उसने डॉज कर लिया। लगता है उसने एक ऐसे बंदे का गुस्सा ट्रिगर कर दिया है जिसका दिमाग पहले से सही नहीं है। प्रोटैगनिस्ट पूरी नफरत के साथ उस पर वार करता है और वो बंदा उससे रुकने के लिए कहता है। फिर वो उसे शील्ड से मारता है जिससे उसका सिर क्रैक हो जाता है। वो बार बार रुकने के लिए कहता है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के माइंड में ये बंदा गॉब्लिन्स की तरह एक हिट से नहीं गिरा, तो वो उसे फिर से मारता है। वो बंदा 2 मीटर दूर जाकर गिरता है और फिर रेंगने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोटैगनिस्ट ने स्टोरी की शुरुआत में किया था। वो बंदा रबार माफी मांग रहा है और प्रोटैगनिस्ट बस ये जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बंदा बताता है कि वो उसे बेहोश करके उसके मैजिक स्टोन चुराने वाला था। फिर वो शील्ड और बाकी इक्विपमेंट लेने की बात करता है क्योंकि इससे उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती। प्रोटैगनिस्ट कहता है, बस इतना ही? हंस जवाब देता है, हाँ, अब मुझे जाने दो। प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। ये आखिरी मौका है
जो प्रोटैगनिस्ट उसे सच बताने के लिए दे रहा है, और डर के मारे वो बंदा कहता है कि उसे दिल चाहिए था। बाबर्स कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता, लेकिन वो बताता है कि बार्बस का दिल काफी पैसों में बिकता है। ऐसा लगता है कि ये किसी मैजिकल आइटम के रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोटैगनिस्ट इस बंदे के लिए बस एक गॉब्लिन की तरह था। अगर वो उसे मार लेता तो उसे फायदा होता, लेकिन बर्न ये जानना चाहता है कि उसने अब एक्ट क्यों किया, जब वो सो रहा था तब क्यों नहीं। इसका रीजन ये है कि उसे भी सोना था। हंस कहता है, अब जब मैंने सब कुछ बता दिया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? प्रोटैगनिस्ट को पता है कि ऐसे और लोग आएंगे, तो क्या वह सबको छोड़ता रहेगा? वो बंदा कहने लगता है कि वो औरों की तरह नहीं है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस अपना शील्ड उठाता है, और ये पहला बंदा है जो उसके हाथों मारा गया। अभी उसे इस नई दुनिया में आए एक दिन भी नहीं हुआ, और उसने पहली बार किसी का खून कर दिया। और इसी के साथ प्रोटैगनिस्ट ने शोल्डर पैड्स इक्विप किए और आइटम लेवल +13 बढ़ गया। फिर उसने एक बैकपैक भी इक्विप किया, जिससे इन्वेंट्री स्पेस बढ़ गई, और हैमर भी इक्विप किया, जिससे आइटम लेवल 30 हो गया। उसने बूट्स भी पहन लिए। इसका मतलब उसने हमारे दोस्त हंस के सारे सामान को इक्विप कर लिया। मैंने पहले ही बताया था कि वो बंदा सच्चा दोस्त था। उसने हमारे बार्बर्स को कई कूल आइटम्स दे दिए हैं। चलो उसे थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद हंस, तू सच्चा दोस्त है। उसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट ने प्रिमिटिव लाइफ से बाहर कदम रखा। अब उसके पास पानी, दवाई और यहां तक कि टाइम देखने के लिए वॉच भी है। और यहां है हमारे बार्बर्स का करंट स्टेटस। अब वो गॉब्लिन्स को बर्बाद करता फिरता है। ये बड़ा सा हैमर यहां बहुत काम आया। दूसरे दिन की शुरुआत में गॉब्लिन्स ग्रुप्स में आने लगे, जिन्हें वो आसानी से हैंडल कर सकता था। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी, और वो गॉब्लिन्स नहीं थे। उसने उन्हें बड़े आराम से मार दिया। प्रॉब्लम फिर से नींद थी। वो दीवार के अगेंस्ट थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लीन भी करता, पर उसी मोमेंट पर गॉब्लिन्स आ जाते। ये सोचकर कि वो सो रहा है, इससे वो फ्यूरियस हो जाता है। वो कहता है कि उसे 10 मिनट भी आराम नहीं मिलता, और फिर वो उन्हें कुचल देता है। सबको साफ करने के बाद कहता है कि अब वो एक नैप लेगा। पर अचानक एक सिस्टम मैसेज आता है कि उसे सोते वक्त एक गॉब्लिन ने अटैक कर दिया। लिटरली एक मोटा गॉब्लिन उसकी चेस्ट में छुरा घोंप रहा था। वो झटके में जागता है और मोटे गॉब्लिन को स्लैप करके दूर फेंक देता है। दूसरा गॉब्लिन अपने दोस्त को करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए देखता है, और ये नोटिस करता है कि प्रोटैगनिस्ट इस घूम जाने से नाराज हो गया है, तो वो भाग जाता है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा था कि वो स्टेबली जाग जाएगा, लेकिन अब उसे वाउंड को हील करना पड़ेगा। और बार्बस कहता है कि पोशन स्टैब होने से ज्यादा दर्द देता है, और वो पोशन यूज करता है। हंस को मारे हुए 14 आवर्स हो गए हैं, और अब वह एक नए नाइट टाइम कंपेनियन को ढूंढने का सोचता है। मगर पिछले दिन के विपरीत अब हर कोई उसे अपनी टीम में लेना चाहता है। शायद क्योंकि अब वो थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, पता नहीं। पर जो भी उसके पास से गुजरता है उसे इनवाइट करता है, लेकिन आज वो खुद मना कर देता है और कहता है कि वो बस अपनी ही रेस के साथ रहेगा, यानी बार्बर्स के साथ। थोड़ा डंजन में और चलते हुए वो एक एल्फ को कोने में बैठी देखता है। ऑब्वियसली वो उसे देखती है और डर जाती है। सिस्टम के मुताबिक प्रोटैगनिस्ट ने एक इंजर्ड एल्फ ढूंढ लिया है। वो सबसे पहले पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, जिससे वो और अलर्ट हो जाती है। जब वो थोड़ा पास से देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत समझा, और पूछता है कि क्या उसे ह्यूमंस ने इंजर किया। पास आते ही लड़की घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगती है। बार्बर्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, और वो कहती है कि बस एक बार उसे माफ कर दे, उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। अब प्रोटैगनिस्ट और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है कि एल्फ ऐसे बिहेव करें। नॉर्मली गेम में वो काफी कोल्ड होते थे, लेकिन वो उससे एक स्माइल के साथ बोलता है, डरो मत मेरी प्यारी एल्फ, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है।
एल्फ शॉक्ड रह जाती है। वो कहती रहती है कि उसे पता है कि वह एक बार्बर्स है, लेकिन क्या उसे सच में ऐसा करना है? क्या वह इस बार उसे जाने दे सकता है? अब प्रोटैगनिस्ट गुस्से में आने लगता है और पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। फिर वो उसे कुछ आइटम्स हीलिंग के लिए दे देता है और कहता है, बाद में बात करेंगे। ये क्यों दे रहे हो? वो बोलता है, तुम्हें मदद करने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो अपने घावों का ख्याल रखो। और ऑब्वियसली उसके पास उसे मदद करने का रीजन है, क्योंकि उसे भी नाइट टाइम कंपेनियन चाहिए। और कहना पड़ेगा कि ये घाव काफी बड़ा है, भाई। लगता है कि मैंने इतना बड़ा घाव कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। बिना सोए हुए और इतनी बुरी तरह घायल होते हुए भी उसकी अपीयरेंस अच्छी है। इसीलिए उसके लिए नाइट टाइम कंपेनियन ढूंढना प्रोटैगनिस्ट के मुकाबले और भी मुश्किल है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता चलता है कि इस एल्फ का नाम एरवीन है। अब प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वह उससे इतनी डरी हुई क्यों है, और वो कहती है कि क्योंकि वो एक एल्फ है और वो एक बार्बर्स। इसका मतलब क्या है? वो कहती है कि वो उनके मॉर्टल एनिमीज है और ये गेम से अलग है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। जल्दी ही वो पछताने लगती है और कहती है कि असल में ये WAR 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और उसे बाबर से कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर वो बस लड़ाई नहीं चाहती। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अभी तक लगता था कि उसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसे अब समझ में आया कि ये दुनिया गेम से अलग है और उसे इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। ये सुनकर वो थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन वो एल्फ गर्ल खुश हो जाती है जब हमारा हीरो कहता है कि उसे भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर असल में वो उससे चाहता है कि वो उसकी नाइट टाइम कंपेनियन बने। वो बहुत थका हुआ है और शायद वह भी, तो क्यों ना साथ में कोऑपरेट करें? वो इस बारे में सोचती है और याद करती है कि बार्बर्स अपनी ऑनर को सबसे ऊपर रखते हैं। इसलिए वह उससे उसके वॉरियर्स ऑनर पर कसम खाने को कहती है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। ये उसे थोड़ा गुस्सा दिलाता है, पर वो कहती है कि वो भी कसम खाएगी, तो वो मान जाता है। वो कसम खाता है, मैं बर्न, मेरे पिता का बेटा, जिसका नाम मैं पहले ही भूल गया, मैं अपने वॉरियर्स ऑनर की कसम खाता हूं। फिर वो एल्फ भी कसम खाती है और इस तरह नॉन एग्रेशन पैक्ट उनके बीच कम से कम इस रात के लिए पूरी हो जाता है। वो कहता है कि वो पहले सोएगा, शायद इससे उसे और सेफ फील हो। तो वो कहती है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस बार वह उसे अपनी वॉच देता है, बस ये कहते हुए कि इसका ध्यान रखना क्योंकि ये महंगी है। वो लेटता है और सोचता है कि वो थोड़ा स्नोरिंग करने का नाटक करेगा और करीब 10 मिनट के लिए सोएगा ताकि कंफर्म कर सके। पर अचानक वो पूरी तरह से चौंक कर जाग जाता है क्योंकि वह फिर से सो गया था। वो पूछता है कि कितनी देर हो गई सोए हुए, और वो कहती है 2 घंटे। वो कहता है कि ये सब स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट की वजह से है जो उनके दोस्त हंस ने छोड़ा था। अब वह भी उसे देने के लिए मजबूर महसूस करता है और वो काफी खुश हो जाती है और वो आखिरकार सो जाती है। और शायद वो भी उतनी ही थकी हुई थी जितना हमारा बार्बर्स। उसे ऐसा लगता है जैसे इस गेम में वीक्स बीत चुके हैं, लेकिन असल में उसे यहां आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि असली दुनिया में उसके शरीर का क्या हुआ होगा। खैर, जितना हमें याद है, उसका शरीर मॉनिटर में खिंच गया था, पर अभी कोई आइडिया नहीं है। जब वो वॉच चेक करता है तो स्लीपिंग ब्यूटी को जगाने में सिर्फ 10 मिनट्स बचे होते हैं और तभी उसे चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या वो उसके साथ ज्वाइन हो जाए और तीसरे दिन से मिले सारे लूट को शेयर कर ले, क्योंकि गेम अब सिंगल गॉब्लिन्स की जगह ग्रुप्स में गॉब्लिन्स भेजना शुरू कर देगा। वो कहता है कि वो आराम से 4 गॉब्लिन्स तक को हैंडल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अब भी नींद ही है, क्योंकि अगर वो उसके साथ टीम ज्वाइन कर लेता है तो उसे अपनी लूट डिवाइड करनी होगी। लेकिन अगर उसे ज्वाइन नहीं किया
तो उसे फिर से अगले दिन एक नया नाइट टाइम कंपेनियन ढूंढना पड़ेगा। तभी अचानक वो देखता है कि दो ह्यूमंस उसकी तरफ आ रहे हैं। वे पहले से ही विस्पर कर रहे हैं, अरे ये वही एल्फ नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और दूसरा कहता है, हाँ ये वही है। ब्लड उसके पास आता है और पूछता है कि उसका एल्फ के साथ क्या रिश्ता है। वो फ्रेंडली तरीके से कहता है कि वो उसकी नाइट टाइम कंपेनियन है। लेकिन जब ब्लड उससे पूछता है कि वो कितने टाइम तक एक साथ रहेंगे, तो वो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और कहता है कि वो जवाब नहीं देगा। इससे वो लोग डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भाई अर्बर्स को समझ आता है कि वो इस एल्फ को ढूंढ रहे हैं और अब तो उसे जगाने का भी टाइम हो गया है। और जब वो उसे जगाता है तब वो बड़ी स्लाई तरीके से कहती है, बस 5 मिनट्स और ब्लैंकेट खींच लेती है। लेकिन इससे प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि पहले वो प्रेटेंड कर रही थी कि वो सो रही है क्योंकि पहले ब्लैंकेट ढीला था और अब वो उसे पकड़े हुए है। अचानक उसे एक खिंचाव महसूस होता है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे खींचा और उसे एक बच्चे की तरह बैठा दिया। ये बंदा सच में पूरा बाबस बन चुका है। वो सीधे पूछता है कि वो सोने का नाटक क्यों कर रही थी, और वो सैड होकर कहती है कि अगर वो उठ जाती तो शायद वो उसे छोड़कर चला जाता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रात तक के साथ का अग्रीमेंट किया था। तब प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है कि वो नाटक क्यों कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो आंख खोलेगी उनका अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और उसे फिर से अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि उसका उन दोनों के साथ क्या लेना देना है, और वो जोर देकर कहती है कि इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ये समझ नहीं आता कि उन्होंने उसे ऐसे कैसे पहचान लिया, और वो मानती है कि वो शायद उसी क्लैन से है जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कम से कम उनके कपड़ों पर जो सिंबल था वो क्रिस्टल यूनियन क्लैन का था। तुरंत ही उसे समझ आ जाता है कि उससे जुड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पूरा क्लैन उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसे देखकर और ये जानते हुए कि वो भी सिर्फ 20 साल की है, वो उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि चलते चलते बात कर सके। वो पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा, पर वो कहता है कि सबसे पहले वो पूरी कहानी सुनना चाहता है, जिससे एल्फ एक्साइटेड हो जाती है। अब वो उसकी कहानी सुनता है और वो बताती है कि वह उस आदमी से लैबिरिंथ के पहले दिन मिली थी और वो उसका नाइट टाइम कंपेनियन बन गया। लेकिन उसे कुछ अजीब लगा और उसने अपनी आंखें खोल ली तो उसने देखा कि वो आदमी उसके पास एक अजीब जगह पर हाथ रखे हुए था और उसे कह रहा था कि उसे थोड़ी देर और सोना चाहिए। बाद में उसे पता चला कि वो बंदा एक क्लैन का मैनेजर है जो पहले फ्लोर पर बिजनेस करता है। वो आगे कहती है कि वो उस दिन किसी तरह बच निकली, लेकिन उसके क्लैन वाले अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। इसी चक्कर में उसके एब्डोमेन में तीर लग गया। अब प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वो उसका पीछा कैसे कर पाते हैं। वो बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो मैसेज स्टोन का यूज करते हैं ताकि उसका पीछा जारी रख सकें। मैसेज स्टोन एक मिस्टिकल डिवाइस है जो सिंक्रोनाइज होने के बाद करीब 300 मीटर की रेंज में कम्युनिकेशन अलाउ करता है। ये कुछ कुछ वॉकी टॉकी जैसा है। उसे समझ आता है कि अगर उसने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो कैप्चर हो जाएगी, पर ऐसा भी नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। तो आखिर इतनी इंसिस्टेंस क्यों? क्या बस उसे चुप कराने के लिए? वो कहती है ऐसा नहीं है, और थोड़ा ब्लश होकर कहती है कि जब वो पहली बार भाग रही थी तो उसने अपना नाइफ फेंक दिया था और वो गलती से वहां जा लगा। मतलब वहां समझ ही गए ना। सुना है कि हालत इतनी खराब हो गई कि पोषण से भी वापस नहीं ला पाए। हाँ, इतना तो काफी रीजन है कि वो तुम्हारा पीछा करे, वो कहता है। वो शर्माते हुए माफी मांगती है। अचानक उसे एक अजीब सा सेंसेशन होता है और वो प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि पीछे मत देखो। उनके पीछे एक ग्रुप है करीब 150 मीटर की दूरी पर। प्रोटैगनिस्ट उसकी प्रिसिशन से प्रभावित होता है और ये शायद एल्व्स की पैसिव एबिलिटी है।
प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्हें अपना पेस बढ़ाना होगा और पूछता है कि क्या उसकी चोट ठीक है। वो हाँ कहती है, पर उसे पता है कि उसके घाव फिर से खुल गए हैं। फिर भी उसने कंप्लेंट नहीं की, लेकिन वो स्पीड बढ़ा भी रहे हैं। फिर भी उनके और दुश्मनों के बीच की दूरी कम नहीं हो रही। तो प्रोटैगनिस्ट एक प्लान के बारे में सोचने लगता है। वो नोटिस करती है कि प्रोटैगनिस्ट किसी चीज के बारे में सोच रहा है, तो वो पूछती है कि क्या सब ठीक है। पर वो सिर्फ पूछता है कि वो किस चीज में अच्छी है। वो गर्व से कहती है कि वो कपड़े धोने और घर साफ करने में अच्छी है, जिससे बाबर्स की स्ट्रैटेजी पर पानी फिर जाता है। वो कहता है, मैं कॉम्बैट की बात कर रहा हूं, पागल लड़की। वो कहती है कि वो बो और स्पिरिचुअल फायर मैजिक में अच्छी है, और प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ये सबसे रेयर एलिमेंट है। पर वो जानना चाहता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है। वो नहीं कहती है, पर दावा करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो समझ गया और पूछता है कि क्या वो उसकी कंपेनियन बनना पसंद करेगी जब तक वो लैबिरिंथ से बाहर नहीं निकल जाते। लड़की पूछती है, पर तब रिवॉर्ड्स का क्या? और मेरा क्या? मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्या? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि रिवॉर्ड्स को कुछ इस तरह से डिवाइड होगा कि वो 9 लेगा और वो 1 लेगी। सरप्राइजिंगली वो डील के लिए मान जाती है। अब जब वो दुश्मनों से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि उसे प्लान बदलना होगा। वो एक डिटूर लेने का फैसला करता है और उससे बोलता है कि वह अपना फायर स्पिरिट समन करे, जो वह कर देती है। बेशक प्रोटेगर को उम्मीद नहीं थी कि वो इस जगह पर वापस आएगा, क्योंकि ये वही जगह है जहां प्रोटेगर लेब्रिंटो हुआ था। तभी एल्फ उसे वर्न करती है कि दुश्मन और करीब आ रहे हैं, और बर्न उससे उसकी फायर स्पिरिट को अनसन करने को कहता है। अचानक वहां अंधेरा छा जाता है। प्रोटेगर को समझ में आता है कि इन लोगों के पास किसी को डार्कनेस में भी ट्रैक करने की अच्छी टेक्निक्स है। क्योंकि वो बंदा वहीं पर रुक गया, तो प्रोटेगर हमारी एल्फ को बुलाता है और उसे दुश्मनों की तरफ एरो शूट करने के लिए कहता है। वो अपने धनुष को खींचती है इस सुंदर आर्चर पोज में और एक कोल्ड लुक के साथ अपने अपोनेंट की तरफ एरो छोड़ती है, जो सीधे उसके सिर पर जाकर लगता है। वो सोचती है कि शायद ये उसकी पहली किल है, और प्रोटैगनिस्ट उसकी तारीफ करता है। कहता है कि अगर उसने हेजिटेशन किया होता तो वो खतरे में पड़ सकते थे। बॉडी के पास पहुंचते ही बर्न और एल्फ का पीछा करने वाला बंदा सरन था। सरन के सामान को चेक करने के बाद प्रोटैगनिस्ट को 2 डैगर्स, एक मैजिक क्रिस्टल से भरा हुआ बैग और उसकी बेल्ट पर एक पोशन मिला। सरन ने जो क्लोथ्स पहने थे, अब एल्फ ने वो पहन रखे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब वो काफी बेहतर लग रही है। वो उसे सिखाती है कि कम्युनिकेशन स्टोन को कैसे उसे करना है। बस उसके साइड पर बटन दबाना है। लेकिन तभी मैसेज स्टोन से आवाज आती है, रिपीट रिपीट। सरन अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो उस एल्फ का पीछा कर रहा था और उसे हरा दिया गया है। वो गॉब्लिन डिस्ट्रिक्ट में है और वह बर्बरिस के साथ है, जिसके पास बड़ा हैमर है। इनकी रिवॉर्ड है 10,000 गोल्ड कॉइन्स। एल्फ गर्ल पहले से ही शॉक में थी, पर वो उसे कहता है कि चिंता मत करो और अपने स्पिरिट को समन करो, क्योंकि अब वो डार्कनेस में ट्रैवल करने वाले हैं। वो दोनों सीधे डंजन के दूसरे फ्लोर की ओर निकलते हैं। कुछ समय बाद वो उसे सिर हिलाकर पूछती है कि क्या सच में वो दूसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। वो कहता है, और वो पूछती है कि क्या उसे पता है कि ये पहले फ्लोर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे पता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों एक अच्छी कॉम्बिनेशन है जिससे वो थोड़ा शर्माती है। सच में टैंक और एक लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर हमेशा एक अच्छी कॉम्बिनेशन होती है, पर वो अभी भी जाने से हिचकिचा रही थी। तभी फिर से मैसेज स्टोन बजता है और एक वॉइस कहती है कि अगर वो उस एल्फ को पकड़ लेते हैं तो उन्हें उसे 10,000 सोने के बदले रखने की अनुमति है। ये सुनकर वो जल्दी से मान जाती है और कहती है कि वो दूसरे फ्लोर पर प्रोटैगनिस्ट के साथ जाएगी। जाहिर है प्रोटैगनिस्ट नहीं चाहता था कि उसे ये सब सुनना पड़े, और वो सिर्फ डर की वजह से उसके साथ चला। पर इसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट
को उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके हिसाब से उसे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना पसंद था, खासकर अगर वो रास्ते में कुछ विलन्स को तबाह कर सके। तभी चलते हुए वो पूछती है कि क्या उसे रास्ता पता है। वो कहता है कि एग्जैक्ट तो नहीं, पर अगर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो वहां पहुंच ही जाएंगे। उसे ये पता है क्योंकि उसने ये गेम काफी खेला है। तभी अचानक वो उसे वेट करने को कहती है क्योंकि ये एक गॉब्लिन ट्रैप है और वो उसे संभाल लेगी। जाहिर है गॉब्लिन्स ने पीछे से अटैक करने का मौका लिया। वो पहले वाले गॉब्लिन को डॉज करके अपने बो से शूट करती है जो सीधे उसके सिर पर लगता है। दूसरा गॉब्लिन चार्जिंग मोड में आया, पर वो पहले ही फुल स्पीड से उसके पीछे थी और वो भी गिर गया। ये लड़की तो कमाल की है दोस्तों। पूरी चेयरफुल होकर वो प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि उसने कैसा किया, और वो उसकी तारीफ करता है। कहता है कि जितना उसने सोचा था वो उससे भी बेहतर है। फिर वो उसे मैजिक क्रिस्टल्स देती है और कहती है कि जैसा प्रॉमिस किया था, तुम्हें 9 और मुझे 1, सही है ना? खुशी खुशी वो कहती है कि अगर वो इसी तरह प्रोग्रेस करते रहे तो वो भी कुछ कमा पाएगी और अपने छोटे भाई को कोई गिफ्ट दे सकेगी। प्रोटेगर थोड़ा पजल्ड होकर उसे हार्ड वर्क करने के लिए कहता है। अचानक मैसेज स्टोन अनाउंस करते हुए फिर से बोलने लगता है। उन्होंने रिवॉर्ड बढ़ाकर 20,000 सोने के सिक्के कर दिए, चाहे डेड या अलाइव। लेकिन हमेशा की तरह प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि उन्हें डार्कनेस में कोई परस्यू नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम आती है क्योंकि अब उनके सामने कुछ गूल्स खड़े थे। वो पूछती है कि क्या उसे उनसे लड़ना चाहिए, पर वो कहता है कि इस बार वो दोनों मिलकर लड़ेंगे। डंजियन एंड स्टोन में पहली बार जब आप किसी स्पीशीज के मॉन्स्टर को हराते हो तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब जितनी ज्यादा स्पीशीज के मॉन्स्टर्स को मारोगे उतना ही लेवल अप करोगे। ये उनके लिए एक रियल अपॉर्चुनिटी है। प्रोटेगर आगे बढ़कर उन्हें स्मैश कर देता है और पीछे से आने वालों को एरो से आसानी से गिरा दिया जाता है। एक भरोसेमंद कंपेनियन के साथ ये सब तो बच्चों का खेल बन जाता है। वो गूल्स को हराते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहते हैं और इसी के साथ वो तीसरे दिन तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ खून दिखाई देता है और उसके हिसाब से ये गॉब्लिन्स का खून नहीं है। ये और किसका खून हो सकता है दोस्तों? किसका पैर यहां लगभग कटा, यहां तक कि एक सैंडल भी छोड़ गया। यहीं पर हमारे बर्बरीस ने पहली बार कदम रखा था। उसने जहां लैबिन्स में कदम रखा था उसी जगह के पीछे दूसरे फ्लोर का पोर्टल था। इस बात को याद करते हुए कि वो इसके चलते लगभग मर गया था, वो गुस्से में आकर अपना हैमर जमीन पर पटकता है और जमकर गालियां देता है। एल्फ डर जाती है और माफी मांगने लगती है। वो सोचती है कि शायद उसकी किसी गलती की वजह से वो नाराज है। वो यूजुअल तरीके से परेशान हो रहा है अपनी बैड लक की वजह से। अगर वो बस सामने आया होता और दूसरी तरफ चला गया होता तो वो पहले से ही दूसरे फ्लोर पर होता। इस बीच एल्फ गर्ल रो रही है। वो सोच रही है कि ये सब उसकी गलती है। वो उसे कहता है कि चिंता मत करो, ये उसकी गलती नहीं है। और तभी वो सिचुएशन को समझती है और उसके लिए सिंपैथी दिखाती है कि उसने क्या क्या सहा होगा। प्रोटेगार के लिए यह सरप्राइजिंग था कि उसे अपने आप सब समझ आ गया, पर फिर वो कहती है कि उसे यकीन है कि उसके दोस्त हेवन में गए होंगे। मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया, मगर फाइनली अब दूसरे फ्लोर के पोर्टल में एंटर करने का समय आ गया है। नोटिफिकेशन आता है कि वो सेकंड फ्लोर गॉब्लिन फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो आसमान से गिरते हैं और जमीन पर क्रैश होते हैं। अब वो गॉब्लिन फॉरेस्ट के नॉर्दर्न एरिया में है। ऐसा लगता है कि 50 मीटर के रेडियस में कोई लिविंग बीइंग नहीं है और आसमान के स्टार्स की वजह से एनवायरनमेंट अच्छी तरह से लिट अप है। एल्फ गर्ल पूछती है कि उसने कभी सेकंड फ्लोर पर फॉरेस्ट के बारे में क्यों नहीं सुना, और प्रोटेगार समझाता है कि फर्स्ट फ्लोर पर 4 पोर्टल्स हैं। एक नॉर्थ में गॉब्लिन फॉरेस्ट की ओर, दूसरा ईस्ट में बीस्ट स्ले की ओर, तीसरा वेस्ट में लैंड ऑफ द डेड और आखिर में
सदर्न पोर्टल डार्क रॉकी माउंटेन की ओर जाता है। इन सारी जगहों में से जहां ये लोग उतरे हैं वो सबसे कम डेंजरस है। प्रोटिगार पूछता है कि क्या उसे पता है कि बाद में सिटी कैसे जाना है, यानी डंजन से बाहर कैसे निकलना है। वो बताती है कि एक निश्चित समय के बाद सभी को ऑटोमेटिक डंजन से बाहर सिटी में खींच लिया जाएगा। स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्लोर पर यह 168 घंटे बाद होता है और सेकंड फ्लोर पर 240 घंटे बाद। उसके बाद वो लोग सीधे सिटी में पहुंच जाएंगे। प्रोटिगार डिसाइड करता है कि जब फर्स्ट फ्लोर पर 168 घंटे का टाइम करीब आएगा तब वो वहां वापस जाकर टेलीपोर्ट करेंगे, ताकि जो क्लैन उसका पीछा कर रहा है वो उन्हें ना देख पाए। फिलहाल वो लोग पोर्टल के पास की रीजन को एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं। एल्फ गर्ल आगे बढ़ती है, रास्ता दिखाते हुए और ट्रैप्स को पॉइंट आउट करते हुए। प्रोटिगार कहता है कि उसे वहां लीव्स और स्टोन्स के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर वो एक स्टोन फेंकते हैं और ट्रैप सामने आ जाता है। वो पूछती है कि उसने कैसा काम किया और बर्बरीज बस कहता है कि उसने अपना काम सही किया। कुछ देर स्काउटिंग के बाद उन्हें रियलाइज होने के बावजूद आसपास कोई गॉब्लिन्स नहीं है। वो अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। दूसरे फ्लोर का इशू ये है कि यहां गॉब्लिन्स अक्सर 12 के ग्रुप्स में मूव करते हैं और यहां म्यूटेड गॉब्लिन्स भी हैं जो वॉरियर्स और आर्चर्स होते हैं। प्रोटिगार डिसाइड करता है कि वो लोग ट्रैप्स को क्लियर करेंगे और एक्सप्लोरेशन एरिया को बढ़ाएंगे और वो हमेशा पोर्टल के पास रहेंगे ताकि कुछ गड़बड़ हो तो उसमें भाग सके। धीरे धीरे वो यही करते हैं जब तक कि उसे फिर से एक प्रेजेंस महसूस होती है। इस बार वो गॉब्लिन्स का एक ग्रुप है। ऐसा लगता है कि 10 से ज्यादा है और वो कम से कम 50 मीटर दूर है। प्रोटिगार पूछता है कि बिना देखे वो कितने करीब जा सकती है और वो बताती है कि प्रोटिगार के बिना वो अकेले लगभग 30 मीटर तक जा सकती है। ये चीज सेंस बनाती है, राइट? इमेजिन करो, बैरन बुशेस के बीच में छिपने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी किसी ट्रक जैसा दिखता है, जबकि एल्फ गर्ल क्वाइट चल सकती है बिना नॉइस के। वो गॉब्लिन्स के ग्रुप को स्पॉट करती है और प्रोटिगार को सिग्नल देती है कि उसने उन्हें देख लिया। एक एरो लोड करके वो पूरी ताकत से शूट करती है। इस बार प्रोटिगार को दिखा भी नहीं कि उसने गॉब्लिन को हिट किया भी या नहीं, तो वो उसके आगे निकलता है और उसे पीछे रहने को कहता है। वो सीधे उन ग्रीन क्रीचर्स के सामने पहुंचता है और सोचता है कि इतने एनिमीज के बावजूद उसे डर नहीं लग रहा, बल्कि उसे लगता है कि उसकी बॉडी खुद लड़ाई के लिए रिएक्ट कर रही है। उसके वॉरियर्स हार्ट में बैटल के लिए एक्साइटमेंट है। फिर वो एक बड़ा हैमर हिट डिलीवर करता है जिससे एक गॉब्लिन लगभग उड़ ही गया। प्रोटिगार को पता भी नहीं चला कि कब वो एकदम जोश में आ गया है। वो शील्ड उठाता है, हैमर मारता है, लेकिन अचानक उसे डेंजर फील होता है क्योंकि एक गॉब्लिन ने लगभग उसका चेहरा स्लाइस ही कर दिया था। अगर वो बस एक सेकंड और लेता तो उसका सिर नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स गॉब्लिन्स उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं देते। अगर वो अकेला होता तो यहां से घायल होकर ही निकलता, पर वो अकेला तो नहीं है। हमारी फेवरेट एल्फ उसे लॉन्ग डिस्टेंस से सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से प्रोटिगार बैटलफील्ड में फ्रीली फाइट कर सकता है। नोटिफिकेशन आता है, यू डिफीटेड गॉब्लिन वॉरियर प्लस 1 एक्सपीरियंस। हमारे प्रोटिगार ने पहले ग्रुप को हराने के बाद 11 मैजिक क्रिस्टल्स कमाए। फर्स्ट फ्लोर पर पूरे दिन में उसे 404 क्रिस्टल्स मिले थे, तो ये काफी अच्छा है। प्रोटिगार उसे एक क्रिस्टल के बजाय 2 क्रिस्टल्स देता है क्योंकि वो गॉब्लिन वॉरियर का क्रिस्टल 87 अपने पास रखेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। उन्होंने एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखा और जैसे ही 3 किलोमीटर के रेडियस में एक्सप्लोरेशन बढ़ाई, हर 5 मिनट्स में गॉब्लिन्स के ग्रुप्स आने लगे, जिनमें अब स्टेल्थ एबिलिटीज वाले आर्चर्स भी शामिल थे। अब चीजें और क्रेजी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि गॉब्लिन्स ने उन पर पूरी ताकत से अटैक करना शुरू किया। नेचुरली सब कुछ चल दिए गए। प्रोटिगार सबको मार रहा था, पर अब वो गॉब्लिन आर्चर के निशाने में था।
एरो लगभग उसे हिट करने ही वाली थी, पर उसने लास्ट मोमेंट पर डॉज कर लिया। जाहिर है वो अटेम्प्ट था। और अब उसे आर्चर की लोकेशन भी 88 पता चल गई। नोटिफिकेशन आया, यू डिफीटेड अ गॉब्लिन आर्चर प्लस 1 एक्सपीरियंस। लगभग 15 आवर्स तक इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने ब्रेक लेने का डिसाइड किया। प्रोटिगार कहता है कि इस बार वो पहले सो सकती है। जाहिर है उसने पहले ही स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट उधार मांगे हैं, तो वो अपने वेपन्स रखकर सो जाती है। शायद प्रोटिगार के साथ होने से उसे अब सेफ्टी फील हो रही थी। अब 15 आवर्स से ज्यादा हंटिंग के बाद उन्हें काफी रिवॉर्ड्स मिले हैं। जैसे जैसे उन्होंने एक्सप्लोरेशन एरिया को बढ़ाया, उन्हें दूसरे ग्रुप्स भी मिले, जिनमें से हर एक में 3 से ज्यादा लोग थे, और कुछ तो दूसरी दुनिया की स्पीशीज के थे। बेशक वो बस एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, लेकिन प्रोटेगार को दूसरे लोगों को देखना पसंद नहीं है। एक्सप्लोरर खुद डंजन मॉन्स्टर से ज्यादा स्करी है, खासकर अब जब उसके पास चिंता करने का एक रीजन है। अब डंजन के अंदर चौथा दिन था। वो लोग फिर से लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने 5th डे पर रेस्ट किया और 6th डे पर उनका सामना कुछ और लोगों से हुआ। आखिरकार 7th डे आ गया। ये वो दिन था जब इस लैबिरिंथ से बाहर निकलना था। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।